हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए सेशन और एक नई वीडियो में, जिसमें कि हम देख रहे हैं जो रामसर साइट है, जो कि भारत की जो प्रमुख रामसर साइट है, जिसमें कि हम जो जितने भी राज्य हैं भारत के सभी राज्यों की जो रामसर साइट है उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो अभी तक हमने जो पिछली क्लासेस में देखा था, शायद हमने हाँ उत्तर प्रदेश तक याद कर लिया था, तो आपने याद भी कर लिया होगा। तो इसमें आज हम देखेंगे इससे आगे कि हम जो राज्य हैं उनके बारे में डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन सी रामसर साइट है। सिर्फ हम रामसर साइट है उनके नामों को याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा, जिसमें कि हम देखेंगे आज की जो प्रमुख रामसर साइट है तो उनके बारे में देखेंगे, जो कि भारत के प्रमुख यानी कि जिस राज्यों में रामसर साइट है उनके बारे में देख रहे हैं। तो हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आज का हम फर्स्ट स्टेज है उसको हम देखने वाले हैं, जिसमें कि आज का पहला राज्य है जो कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में जो प्रमुख रामसर साइट है उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के जो प्रमुख रामसर साइट है उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले रंगनाथेटू पक्षी अभ्यारण्य, और सेकंड है अंगसामुद्रा पक्षी अभ्यारण्य, थर्ड है इसमें अग्नाशनी मुहाना जो अभ्य यानी कि अग्नाशनी है, और फोर्थ इसमें मगदी कैरे जो रिजर्व की संरक्षण रिजर्व है, ठीक है जी, संरक्षण है, संरक्षण रिजर्व है। तो इसमें हमने कर्नाटक राज्य के जो रामसर साइट है उनको देखा, कौन कौन से इसमें देखेंगे तो हम इसमें रंगनाथेटू पक्षी अभ्यारण्य है, अंगसमुद्रा पक्षी अभ्यारण्य है, और अग्नाशनी मुहाना, और फिर इसमें फोर्थ है इसमें मगदी कैर है। तो इसमें हम जिसको देखा, तो अब ये तो हुए चार कर्नाटक राज्य के, और अगला राज्य कर्नाटक के बाद हम सीधे आते किसमें, किस राज्य के बारे में देखें हम, केरल। केरल के बाद हम देखेंगे तमिलनाडु। तो केरल में जो प्रमुख है रामसर साइट है, सबसे पहले इसमें देखते हैं। तो इसमें वेम्बनाड कोल वेटलैंड, सस्टम कोटा झील और अष्टमुडी वेटलैंड, इसमें टोटल कितने हैं, तीन है। कौन कौन से इसमें, वेम्बनाड कोल वेटलैंड और सस्टम कोटा झील और अष्टमुडी वेटलैंड, ये टोटल तीन है। वेम्बनाड है, सस्टम कोटा झील है और अष्टमुडी वेटलैंड है, ठीक है। तो ये हुए किस राज्य के, केरल राज्य के जो रामसर साइट है उनको हमने देखा। तो केरल के बाद आते हैं हम सीधे अब किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य के जो प्रमुख है रामसर साइट है उनको देखते हैं। तो इसमें सबसे देखिए करावेटी पक्षी अभ्यारण्य, कारगिल पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ के नाम देखिएगा थोड़े अजीब से नाम है, इनको थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो और थर्ड है इसमें कुंथम कुल्लम पक्षी अभ्यारण्य, नागा सोला रिजर्व और पल्लीकरनई मार्स रिजर्व, पिच्चावरण मैग्रोव है, फ्लाइट कैमलियन वन्यजीव अभ्यारण्य, सुचित्रम थेरु वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, और उदरता मुंडम पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, उदय थर्नम मुरम पुरम पक्षी अभ्यारण्य। और यहाँ और फिर इसमें 10th इसमें बांदीपुर पक्षी अभ्यारण्य, और इसमें 11 इसमें वेदांत जंगल पक्षी अभ्यारण्य और वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य, और लास्ट है इसमें बैम्ब बैम्बनॉट जो क्या है, आइलैंड वेटलैंड, सॉरी आइलैंड नहीं वेटलैंड है। कौन कौन से, कल्लेगट्टी पक्षी अभ्यारण्य, कारकिल्ली पक्षी अभ्यारण्य, कुंथमकुल्लम पक्षी अभ्यारण्य, नागावुल्ड 16 पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई पक्षी मार्श रिजर्व है, और पिच्चावरम मैग्रोव, फ्लाइट कैमलियो वन्यजीव अभ्यारण्य, सुचिंत्रम थेरु वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, उदय उदयमार्तपुरम पक्षी अभ्यारण्य, बादा पक्षी अभ्यारण्य, और फिर वेदांत पक्षी अभ्यारण्य, बेल्लोट पक्षी अभ्यारण्य, और लास्ट इसमें बेमनॉट वेटलैंड। और फिर इसमें ये कितने हुए, अभी 13 हुए, ठीक है। और फिर अगला है इसमें नाजरायन पक्षी अभ्यारण्य, और फिर 15 देखिएगा इसमें काजुल वैली पक्षी अभ्यारण्य, और 16 इसमें शक्का कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, और 17 में खेरा थंगल पक्षी अभ्यारण्य, और 18 में इसमें चित्रगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य,
और 19 में इसमें मन्नार की खाड़ी क्षमता वाइस्पर रिजर्व और 20 है इसमें कंजरीकुलम पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ के नाम थोड़े अजीब से, इनको नाम को एक दो बार पढ़िएगा तो यहाँ से सब याद हो जाएगा। और फिर एक अगला राज्य देखते हैं हम। अगला राज्य कौन सा है? गोवा। तो गोवा राज्य में सिर्फ एक ही है, कौन सा है? नंदा झील है। कौन सी झील यहाँ पर आप देखिएगा? तो नंदा झील है गोवा में। और फिर गोवा के बाद आता है कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में जो है सबसे पहले तो देखिए इसमें महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में देखिएगा तो इसमें थाड़े क्रीक है। तो गोवा देखिए महाराष्ट्र थी, महाराष्ट्र में सबसे पहले देखिए थाड़े क्रीक है, नंदू माधवेश्वर है और लोलमार झील है। इसमें यहाँ पर कितने महाराष्ट्र में? सिर्फ 3 है। कौन कौन से है? थाड़े क्रीक, नंदू माधवेश्वर और थर्ड इसमें लोनार झील। तो इनको आप देखिएगा कितने महाराष्ट्र में टोटल मिला के टोटल है यहाँ पर 3 है। 3 इसकी रामसर साइड कौन कौन सी है? थाड़े क्रीक है, नंदूर माधवेश्वर और लोनार झील है। तो इनको देखिएगा। और फिर आता है इसमें अगला राज्य है गुजरात। तो गुजरात राज्य के जो रामसर साइट है उनको देखते हैं। तो इसमें फूल झील है और बधावना झील है, सेंचुरी भी यहाँ पर, और फिर नल सरोवर है और खिजादिया, ये भी सेंचुरी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो गुजरात राज्य है वहाँ के जो प्रमुख रामसर साइट है, इनमें से कौन से रामसर साइट में सेंचुरी है और कौन से रामसर साइट में सेंचुरी नहीं है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। कैसे कि हम देखें तो यहाँ पर थोल झील और नल सरोवर, कौन कौन सी? थोल झील और नल सरोवर। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? यहाँ पर 2 झील है। कौन सी 2 झील है? मतलब कि जो सेंचुरी नहीं है। कौन सी? थोल है और नल सरोवर। ये क्या है? यहाँ पर झील, वो सेंचुरी नहीं है, ये सिर्फ क्या है? एक झील है और एक नल सरोवर। ठीक है। तो इसमें 2 है सेंचुरी, कौन कौन सी? इसमें बधावना है और खिजादिया। तो यहाँ पर 2 सेंचुरी है और 2 नॉर्मल है। ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। अब गुजरात के बाद आते हैं हम, सिर्फ उससे लगा कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा भोज वेटलैंड है, जो बड़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा तालाब के नाम से जाना जाता है? इसमें भोपाल में आप देखिएगा तो बड़ा तालाब है जिसे भोज वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और सेकंड है फिर इसमें शाक्य सागर है, थर्ड है इसमें सिरपुर है, फोर्थ इसमें यशवंत सागर है और फिफ्थ इसमें तवा जलाशय, जो कि ये नए वाली है, फिफ्थ वाली। ठीक है। पहले थी 4, तो ये न्यू है। न्यू कौन सी? तवा जलाशय। और यहाँ की रामसर साइट है टोटल कितनी? यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 5 रामसर साइट है। भोज वेटलैंड है जो बड़ा तालाब के नाम से जाना जाता है भोपाल पे, और सेकंड इसमें शाक सागर है, थर्ड इसमें शिवपुर है, फोर्थ है इसमें यशवंत सागर और फिफ्थ है इसमें जलाशय, यानी कि कौन सा जलाशय? तवा जलाशय। तो ये हुई कौन से राज्य के? ये मध्य प्रदेश के। अब मध्य प्रदेश के बाद आते हैं हम सिर्फ राजस्थान में। तो राजस्थान में जो जो रामसर साइट है उनको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा इसमें कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील। अभी तो 2 हैं। कितने हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील। तो 2 यहाँ पर रामसर साइट है, किसमें? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील जो राजस्थान की प्रमुख रामसर साइट के नाम रामसर साइट है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ की 2 रामसर साइट है। फिर इसके बाद देखते हैं हम अगला राज्य। अगला राज्य कौन सा है? यहाँ पर हम देखेंगे हरियाणा के बाद। हरियाणा के राज्य की जो रामसर साइट है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा, यहाँ पर बपन है और फिर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और विंध्यवास वन्यजीव अभ्यारण्य। ये क्या है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और विंध्यवास वन्यजीव अभ्यारण्य। सबसे पहले कौन सा है? यहाँ पर फर्स्ट में देखिएगा बपन है और सेकंड यहाँ पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और थर्ड यहाँ पर विंध्यवास वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। ये टोटल 3 है, विंध्यवास, बपन, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, विंध्यवास वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इनको आप यहाँ देखिएगा और याद कीजिएगा। और फिर इसके बाद हरियाणा के बाद आते हैं हम सिर्फ पंजाब राज्य में कि यहाँ पर कौन कौन से रामसर साइट है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पर कौन सा है, तो उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले है व्यास संरक्षण रिजर्व है
और हरिकी वेटलैंड है जो कि सतलज और व्यास नदी को बैराज बनाती है। मतलब सतलज और जो अ, व्यास रिवर है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक बैराज का निर्माण होता है, मतलब कि बैराज बनाती है। फिर इसमें अंजली वेटलैंड और केशवपुर मयानी समुदाय रिजर्व है, फिर नग्गल जो कि नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य है, और फिर लास्ट इसमें रोपड़ वेटलैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पंजाब में टोटल कितने यहाँ पर आपको 6 देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले कौन सा, व्यास संरक्षण रिजर्व है, हरकी वेटलैंड है जो कि सतलज और ब्यास ब्यास नदी के मिलने से क्या बनता है, यहाँ पर बैराज बनाती है। फिर इसमें अंजली वेटलैंड है, फिर केशवपुर मयानी समुदाय रिजर्व है, फिर नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य, और फिर लास्ट है इसमें रोपड़ वेटलैंड। तो इस तरह से हमने इनको देखा। और फिर इसमें हमने देखा अभी जो राज्य थे, अब आते हैं हम सीधे अब नॉर्थ ईस्ट में, मतलब कि हमारा भारत के नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले हम यहाँ से चले, कहाँ से, सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य से हमको सबसे पहले वहाँ पर कितने हैं, तो जो भी जो रामसर साइट है ना, उनको देखे हैं। तो सिक्किम में सबसे पहले खेचे ओलपल्ली वेटलैंड, कैसा है इसमें, खेचे ओलपल्ली वेटलैंड, इस राज्य में, ये सिक्किम राज्य में। तो सिक्किम राज्य में सिर्फ एक है, कौन सा, खैचे ओलपल्ली वेटलैंड। फिर इसके बाद आते हैं हम सिर्फ कहाँ पे, सिक्किम के बाद सीधे आते हैं आसाम राज्य में। ठीक है, आसाम राज्य में सिर्फ एक है, कौन सा, दीपोरबील। कौन सा, यहाँ पर वेटलैंड है, जो रामसर साइड है, सो दीपोरबील रामसर साइड। फिर इसके बाद है मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील, जिसे हम फुंडिश के नाम से भी जानते हैं, जो कि तैरते हुए जो वहाँ की जो फुंडिस है ना, वह समुद्र में कैसे करते हुए है, तैरते हुए, ये फुंडिस का ही इसका निर्माण होता है। ये हुई लोकटक झील, जिसे संगाई डियर के नाम से भी, यहाँ संगाई डियर यहाँ का वो क्या है, यहाँ का जानवर है। और फिर इसमें अगला राज्य है, अगला राज्य कौन सा, मिजोरम। मिजोरम में हम देखें तो सिर्फ एक ही है, कौन सा, पाला वेटलैंड। पाला वेटलैंड के नाम से इसे मतलब कि इनको आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर एक एक ही है। सिक्किम में भी एक है, आसाम में भी एक है, जो नाम यहाँ के थोड़ी सिंपल है, जिसे आसानी से याद किया जा सकता है। और मणिपुर में तो आपको सभी को पता ही है कि यहाँ पर लोकटक झील है, जिसे हम फुंडिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फुंडिस में ही इनका यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य का निर्माण है, और वहीं पर रहते हैं। मिजोरम में सिर्फ एक है, पाक। और फिर इसमें आ गया कौन सा, त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य में सिर्फ एक है, कौन सा है यहाँ पर, रुद्रसागर वेटलैंड, रुद्रसागर झील। त्रिपुरा राज्य में कितने हैं, सिर्फ एक है, कौन सा, रुद्रसागर रामसर साइट। तो इनको तो हमने देखा, जो भारत के जो प्रमुख राज्य, जितने भी राज्य हैं, तो सभी राज्यों के हमने क्या देखे, सभी वेटलैंड को देखा। और अब देखते हैं फिर आगे आगे हम इसमें बात करने वाले हैं कोरल रीफ की, मतलब कि जो प्रवाल भित्ति हैं, प्रवाल भित्तियों के बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि बेसिकली प्रवाल भित्तियां होती क्या हैं और किस तरह से इनका निर्माण होता है। हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कोरल भित्ति के बारे में। तो पॉपुलेशन के आधार पर हम देखें कोरल का डीएनए, तो इसमें सबसे पहले आप देखिए जो कि कोरल पॉलिप्स है और जैंथोन एल्गी है, मतलब कि कोरल पॉलिप और ये जेंथो एल्गी है। जैसे कि इसमें आप इस डायग्राम में देखेंगे तो इनका दोनों का कैसा होता है, यहाँ पर सहसंबंध होता है, मतलब कि दोनों के साथ एक दूसरे के सहजीवी संबंध बनाते हैं। और फिर इसमें की जो आश्रय को एक दूसरे के क्या करते हैं, इसमें आश्रय प्रदान करते हैं, जिससे कि आने वाली इनकी जो निरंतर इनकी क्रिया है वह निरंतर चलती रहे, जो कि एक दूसरे से सटी हुई होती है। मतलब ये कोरल पोलिप भी है और जेंथो एल्गी है, जो कि इनको खाते हैं कोरल को। कोरल जो होते हुए कि जेंथो एल्गी का से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और जो दोनों ही आपस में क्या करते हैं, सहजीवी का संबंध स्थापित करते हैं, और फिर ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आश्रय देने का कार्य करते हैं। तो फिर हम देखें अब कोरल पॉलिप्स के बारे में। की बेसिकली हम जानने की कोशिश करेंगे कोरल पॉलिप्स है क्या। तो इसमें देखें हम कोरल पॉलिप्स के बारे में, तो इनको देखने का को हम देखते हैं कि किस तरह से इनका निर्माण होता है। हम तो देखें सबसे पहले इसमें प्रवाल। प्रवाल क्या है, एक छोटा जीव होता है। प्रवाल क्या होता है, एक छोटा जीव होता है, जिसका निर्माण किससे बनता है, वह है
कैल्शियम कार्बोनेट को अवशोषित करता है। मतलब प्रवाल क्या है, एक छोटा जीव है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को अवशोषित करती है, जिसमें कि इसको श्रावण करके कैल्शियम कार्बोनेट का ही यानी कि उपयोग करते हैं। और फिर इसमें देखें प्रवाल, जूप्लैंक्टॉन्स प्रवाल जो होते हैं ऊतक में रहते हैं। मतलब कि जो इसकी जो प्रवाल है, जूप्लैंक्टॉन प्रवाल के ऊतकों में ही रहता है, जिससे कि वह अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा खाद्य पूर्ति का निर्माण करता है। कौन? प्रवाल। प्रवाल जो होते हैं, जूप्लैंक्टन नाम का जो प्रवाल है उसको क्या करते हैं, ऊतकों का निर्माण करते हैं, और जिससे कि वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप वो क्या करते हैं, अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो हम इनकी श्रृंखला के रूप में जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी श्रृंखला कैसी होती है, किस तरह से ये अपना उनका निर्माण करते हैं। एक यहाँ कॉलम है, यहाँ पर ओ है, ठीक है। तो ये कॉलम है। कॉलम के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर डाटा है, ठीक है, डैटी है। और फिर इसमें देखेंगे डेलिथम है, यहाँ पर क्या है, डेल्टम, DELTTHM, डेल्थम, ठीक है। और फिर इसमें देखें तो कॉलम क्या है, ये कॉलम कार्बोनेट है, NAT है, नेट, ठीक है। फिर इसमें है, यहाँ पर क्या हो गया, फिर इसमें लाइन स्टोन का निर्माण होता है। किस तरह से बनते हैं, सबसे पहले तो कॉलम बनेंगे, कॉलम पर डेटी बनेंगे, फिर इसमें डेल्थोम बनेंगे, फिर कॉलम क्या बनेगी, यहाँ पर कार्बोनेट। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आते हैं, फिर लाइन स्टोन का निर्माण होता है। फिर लाइन स्टोन का निर्माण होता है तो वह किस तरह से बनता है, क्या बनाता है, लाइन स्टोन का जब निर्माण होता है ना, वह क्या बनाता है, चूना पत्थर का निर्माण होता है, जो कि चूना पत्थर की एक दीवार के रूप में जैसी संरचना बना लेती है। मतलब कि ये दीवार के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट की ये दीवार बन जाती है, चूना पत्थर के समान दिखाई देती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की ही ये दीवार होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनको देखिएगा। और फिर इसमें अगला इसमें हम देखते हैं इसमें प्रवाल को, जो कि प्रवाल हमेशा कैसे रहता है, एक कॉलोनी में, मतलब एक समूह में रहते हैं, जो कि मरने के बाद भी वह धीरे धीरे परत में, जैसी जो प्रवाल होता है, प्रवाल की जैसी मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद वह कैसे होते हैं, एक दूसरे की परत के रूप में वह कैल्शियम कार्बोनेट की परत के रूप में क्या हो जाते हैं, वह जमा हो जाते हैं, जिस कारण वह चूना पत्थर का निर्माण हो जाता है, जिसे प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि हम देखें, इसमें बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे, जो प्रवाल होते हैं ना, जो छोटे छोटे प्रवाल है, वो कैसे होते हुए हैं, एक कॉलोनी के रूप में रहते हैं, मतलब कि समूह में रहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं, वह परत आने की वह, जैसे जो प्रवाल है समूह में रहते हैं, समूह में रहने के बाद यदि उनकी डेथ हो जाए, डेथ होने का मतलब कि मर जाए, मर जाने के बाद वह कहती है एक परत के रूप में जमने लगते हैं, जिस परत को किसके कारण होती हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का जमा हो जाता है, जिसके कारण वह चूना पत्थर का निर्माण हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको निर्माण करने की जो प्रक्रिया बनती है, इस तरह से उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हम प्रवाल भित्ति के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर एक बेसिकली आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, कि यहाँ की डेफिनेशन भी बन सकती है कि प्रवाल भित्ति की क्या डेफिनेशन बताइए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये कैसे रहते हैं, एक समूह में रहते हैं, मतलब कि छोटे छोटे जो होते हुए हैं जीव के रूप में, मतलब कि एक समूह बनाकर रहते हैं। और फिर यह जब जो मर जाते हैं, मरने के बाद क्या करते हुआ है, एक यहाँ पर क्या हो जाते हुआ है, जमा हो जाता है, ठीक है। जमा होने के बाद वह क्या किसका निर्माण करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव कर लेते हैं। यह फिर क्या करता हुआ है, चूना पत्थर का निर्माण करता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वह बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है, कठोर होने के कारण किसका निर्माण करता हुआ है, चूना पत्थर का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जो होने वाली जो क्रिया है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन याद होना चाहिए। तो फिर इसमें अगला देखें हम, इसमें आइडियल कंडीशन देखें हम, कोरल रीफ की जो आइडियल कंडीशन है, कि वही बेसिकली ये कैसी आइडियल कंडीशन है, किसकी, कोरल रीफ की, ठीक है। तो हम इसमें देखें, सबसे पहले इसमें तापमान है मध्य स्तर पर होना चाहिए। इनका जो कोरल रीफ है ना, वो जहाँ कोरल रीफ रहती है उनका तापमान कैसा होना चाहिए, मध्य स्तर होना चाहिए। और इनकी गहराई यानी कि कम गहराई होना चाहिए। लवणता इसमें मध्य स्तर की होना चाहिए। यहाँ पर लवणता है जो भी, वही कैसी होना चाहिए, मध्य स्तर की होनी चाहिए। तो इसमें हम देखें इनकी कुल गहराई कितनी होती है, यहाँ पर 60 से लेकर 70 मीटर तक होती है, मतलब कि 60 से लेकर 70 मीटर तक इनकी गहराई होती, ताकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सके। मतलब कि ये ज्यादा और डीप में जाएगी तो वहां पर क्या होगी, वहां पर सूर्य नहीं पहुंचेगा तो वह प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ना, वही क्रिया होगा कैसी, वहां क्रिया नहीं होती। इसलिए बेसिकली यह चाहते हैं
तो ये ज़्यादा पर ज़्यादा गहराई में ना जाए, 60 से 70 मीटर तक की गहराई पर रहते हैं, ताकि वह आसानी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके और अपनी क्रिया को यहाँ से वह यानी कि वह आगे बढ़ा सके। और फिर इसमें समुद्र का तापमान देखोगे आप तो 20 से लेके 22 जो इसके सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, मतलब कि जो समुद्र का तापमान है वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20 से लेके 22 सेंटीग्रेड तक ही होना चाहिए। यही कारण है कि यह प्रथम जो प्रवाल है ना, जिसकी वजह से यह मुख्य रूप से किस तरह से होते हैं, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। बोले तो ये प्रवाल के यहाँ पर समुद्र का तापमान कितना होता है, यहाँ पर 20 से लेकर 22 सेंटीग्रेड तक होता है। और यह प्रवाल किस तरह के क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, ये दोनों तरह के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। कौन? प्रवाल। और इसमें समुदाय की यानी कि जो समुच्चय इसकी लवणता है मध्य होनी चाहिए, मतलब कि इसकी लवणता जो होती है वह अधिक भी नहीं होनी चाहिए, न कम भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ अधिक अवसाद लाती, मतलब कि जो नदियाँ होती है, जब ये देखिएगा आप ये नदियाँ, ठीक है, जब ये नदियाँ इधर से आएंगी तो जब ऊंचे से नीचे स्थान पर आएगी ना, ये छोटे छोटे सेडिमेंट को भी लेकर अपने साथ आती है, जिस वजह से यहाँ क्या होते हैं, अवसाद जम जाते, जमने के कारण ये यहाँ पर ये जब जमेंगे ना तो ये किस तरह का क्षेत्र बन जाएगा? ये डेल्टाई क्षेत्र बन जाएगा। डेल्टाई क्षेत्र में प्रवाल भित्ति का विकास बहुत ही कम होता है, मतलब जहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है वहां पर आप देखोगे तो वहां पर प्रवाल भित्ति जो होती है वहां उसका निर्माण बहुत कम होता है, क्योंकि इसका विकास भी नहीं होगा और ये अवसाद के मुख्य अवरोधक होते हैं, मतलब कि ये अवसाद जो नदियां लेकर आती है यहाँ से, तो ये क्या होते हैं, ये कि ये मुख्य अवरोधक के रूप में ये कार्य करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो डेल्टा क्षेत्र बन जाता है, यहाँ पर कि यहाँ पर प्रवाल भित्ति जो होती है वहाँ कम होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनको देखिएगा। तो अब देखें हम इसमें इसी आधार पर देखते हैं, तो फिर डार्विन ने एक सिद्धांत निकाला कि डार्विन के सिद्धांत क्या कहते हैं। जो डार्विन है, डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, तो उन सिद्धांत को हम देखते हैं। तो डार्विन ने अवतल के सिद्धांत के अनुसार जो विभिन्न प्रकार के प्रवाल भित्तियां हैं, जैसे कि एटॉल का निर्माण किया। जो एटॉल की निर्माण की प्रक्रिया एक क्रमिक चरण है, जिसके अनुसार भूमि स्तर नहीं होती, मतलब कि जो एटॉल की जो निर्माण प्रक्रिया है ना, तो उसमें हम देखें उसका कैसा होता है, वह क्रमिक चक्रण है। क्रमिक चरण होने के कारण वह भूमि कैसी होती है, वह स्थिर नहीं होती, मतलब कि ये पृथ्वी है, तो हम देखें तो ये पृथ्वी के अंदर जो है भूमि है, तो यहाँ पर जो एटॉल है, एटॉल की जो प्रक्रिया होती है, जिसके कारण किस कारण होती है, क्रमिक चरण के कारण। क्रमिक चरण के कारण होती है जो भूमि जो होती है वह यहाँ की भूमि स्थिर नहीं होती, स्थिर नहीं होने के कारण वह अवतलन का सामना करती है, मतलब कि स्थिर नहीं होती, जिस वजह से किसका सामना करती है, वह अवतलन का सामना करती है। इस तरह से उनका इसमें निर्माण में मुख्य रूप से निर्माण कौन करता है? एटॉल। एटॉल की जो क्रमिक प्रक्रिया के कारण ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा। तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे जब किसी द्वीप के किंग रेड बुक, जिसमें कि हम देखें इसका उदाहरण, तो हम देखें द्वीप का जो उदाहरण के रूप में देखें हम तो किंग रेड का जो वृक्ष है उसका उदाहरण देखें। अवतलन तो से गुजरता जिसका अवतलन से गुजरना होता है, जो कि प्रवाल फार्मिंग की रेड के सहारे, जिसकी प्रवाल जो होती है फार्मिंग की रेड के सामान के सहारे से ऊपर की दिशा की ओर चलती है। जैसे कि ये समुदाय जो होता है एक दूसरे से विकसित होता है, विकसित होने के कारण इस प्रकार की प्रक्रिया को हम, जैसे कि ये समुदाय, ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगी, यहाँ पर ये प्रवाल यानी कि कोरल का निर्माण हो जाए। प्रवाल भित्ति जो होती है एक द्वीप है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ये वारा क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे मूंगा चट्टान है, जिससे प्रवाल भित्ति से ही इसका निर्माण हुआ। ठीक उसी प्रकार इसमें रीफ का भी इसे, जैसे किसी क्या बोलते हैं, इसे रीफ भी बोला जाता है। जैसे कि इसमें हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ, ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, तो ये किससे निर्माण हुआ? ये मूंगा जो कि मूंगा चट्टान का निर्माण है। ये प्रवाल भित्ति के छोटे छोटे प्रवाल भित्ति जैसे मध्यम बनने के कारण यहाँ इसका जो जमाव होता है उससे ही इसका निर्माण होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेस्ट इसका उदाहरण है, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, तो आप यहाँ इनको देखिएगा। तो इसमें देखें बैरियर रीफ के बनने के कारण द्वीप के नीचे का जोन, समुद्र जोन जो डूब जाने से एटॉल का निर्माण होता है। जैसे कि आप ग्रेट बैरियर, जी ग्रेट बैरियर, ठीक है, ग्रेट बैरियर के नीचे का जोन जो होता है ये वाला, ये डूब जाने के कारण इसका किसका निर्माण होता है? यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एटॉल का निर्माण होता है।
किसका निर्माण होता है? एटोल का, जो नीचे वाला क्षेत्र है ग्रेट बैरियर का, क्योंकि ये समुद्र में डूब जाने के कारण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? एटोल का निर्माण होता है, क्योंकि वह निरंतर समुद्र में डूब जाने के कारण होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनको देखिएगा। तो आज का सेशन आज हम इतना ही रखते हैं, और फिर इससे आने वाले सेशन में हम इससे आगे की जानकारी आपको वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो सेशन कैसा लगा? सेशन को लाइक या डिसलाइक करके आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, जय हिंद।